चुनाव के बाद से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यूपी में भर्तियों को लेकर चर्चा हुई। अब आई नहीं आई, आएंगी नहीं आएंगी ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की गई है उस तरीके से लगता है कि हाँ, कि बिहार में बहुत बड़ी मात्रा में भर्ती आई थी और जो भी लोग जीते हैं अन्य राज्यों में भी, तो पता लगा कि वो आंध्रा में 15,000 टीचरों की भर्ती पर साइन कर दिए। तो मुझे लगता है कि इसे इन्हें लग रहा है कि कुर्सी खतरे में है या कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि इस बार बात खुद की है तो यूपी में भी भर्ती होंगी। बस बात यह है कि यूपी की खास बात कुछ वर्षा की तरह है कि जैसे बारिश आती है पानी बह चला जाता है, तो आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती आए और हाथ से निकल जाए। तो यहाँ आज मैं आपकी एक प्रॉब्लम की बात करूँगा। जैसे दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो जो तैयारी कर रहे हैं अपने, उन्हें कोई मतलब नहीं, किराए पर रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। दूसरे तरीके के स्टूडेंट वो होते हैं जो घर पे रहते हैं या वो जॉब करते हैं या वो गृहिणी हैं, घर का भी काम कर रही हैं और पढ़ने का भी सोच रही हैं। कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनके आगे समस्या ये आती है कि वो अब ये सोचते हैं कि उनको भी टीजीटी की तैयारी करना है, और जैसे ही वो किताब खोल के बैठते हैं या अपना मटेरियल को लेकर बैठते हैं, अचानक उनको जो है मन नहीं लगता है उसमें, उन्हें समझ में नहीं आता है। और जब उन्हें समझ में नहीं आता है फिर वो बोर होने लगते हैं, फिर उनको नींद आने लगती है, और जब नींद आने लगती है फिर वो मोबाइल पकड़ लेते हैं। जैसे ही मोबाइल पकड़ते हैं फिर नींद उड़ जाती है, फिर मन मोबाइल में लगने लगता है। लेकिन फिर वो किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उन्हें नींद आने लगती है और उनका मन नहीं लगता। फिर वो किसी टीचर को ढूंढते हैं या किसी पेड बैच को देखते हैं या किसी क्लास को देखते हैं, और वहाँ जाकर भी फिर वही होता है कि 1 महीने तो बहुत अच्छे से मन लगता है, इसके बाद मन लगना बंद हो जाता है। तो आखिरकार कई बार तो आपका मन भी लगता है पर सिलेक्शन नहीं होता। तो आज मैं इसके प्रमुख कारण की मैं बात करूंगा कि ऐसा क्या कारण है कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, आपको नींद आने लगती है, आप बोर हो जाते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कुछ और करना चाहिए और हमारे बस की बात नहीं है। तो इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, कारण तो बहुत है, वो है आपकी भाषा। क्या है? भाषा। यूं कहें तो एक तरफ है आपका क्या, शिक्षक भर्ती कंपटीशन, शिक्षक भर्ती कंपटीशन कह लो, या आप कोई और कंपटीशन कह लो, जनरल कंपटीशन जैसे पुलिस की तैयारी हो गई या और एग्जाम तैयारी हो गई। तो शिक्षक भर्ती कंपटीशन एक तरफ ये है और दूसरी तरफ क्या है, आप हैं। ठीक है, ये रहे आप। तो जब आप तैयारी करते हो, चाहे शिक्षक भर्ती की हो गई या कंपटीशन की हो गई, तो इस तक पहुंचने में जो सबसे बड़ी आपको चुनौती का सामना करना पड़ता है वो होती है क्या, भाषा। कई बार क्या होता है, आपकी भाषा आपको समझ नहीं आती, जिसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे मैं इस बात को 2 एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, वो ये है कि ये बाग हैं गौतम नानक के, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। तो जैसे ही मैंने ये लाइन बोली तो आपको कुछ कुछ समझ में आई। अब मैं एक दूसरी ही लाइन हिंदी की बोल रहा हूं, क्योंकि हिंदी को लेके दूसरी लाइन हिंदी की बोल रहा हूं। वो क्या है, वो ये है कि अस्थिर और आसान जगत में बुद्धिमान दो दो अर्थ में जीता, या तो मुग्धा के पीन पयोदा जगन धन का सुख पाता, और आतर कामनी के सुलांगों को करतल से स्पर्श कर पाता। अब मैंने यहाँ पे 2 लाइनें बोली। एक लाइन जो बोली है वो बोली है ये बाग हैं गौतम नानक के, और दूसरी लाइन जो बोली है वो भरत हरि की हिंदी की लाइन बोली है जो उन्होंने श्रृंगार शतक में कही थी। अब आपने नोटिस किया कि मेरी पहली लाइन तो थोड़ी सी आपकी समझ में आई होगी, ये बाग हैं गौतम नानक के, लेकिन दूसरी वाली बात समझ में नहीं आई। अब क्या होगा कि जब पहली वाली बात समझ में आई तो पहली चीज पढ़ने में मन लगेगा या दूसरी वाली लाइन में मन लगेगा? सीधी सी बात है, पहली वाली को में मन लगेगा, पहली वाली समझ में आएगी और दूसरी वाली समझ में नहीं आएगी। नादान देवताओं ने सागर मंथन कर क्या पाया, हाँ हाँ ब्रह्मा की गुहा सुनाने कब किसको क्या दिलवाया, पाने की एक वस्तु जो मधु है अमृत की सरिता, वह भगवान जिसने अधरों का मधुरस पाया। तो अब फिर वही वाली बात आ गई कि यहां भी थोड़ा सा शुरू में तो बात समझ में आई कि नादान देवताओं ने सागर मंथन कर क्या पाया, पर वो बात जो लास्ट वाली बात थी वो समझ में नहीं आई। तो इसके पीछे का जो महत्वपूर्ण कारण है वो है आपका भाषा से जुड़ाव। चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ लो, चाहे हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे पॉलिटी पढ़ लो, चाहे विज्ञान पढ़ लो, चाहे कॉमर्स पढ़ लो, आप टीजीटी का और एलटी ग्रेड का कोई भी विषय पढ़ लो, जब तक आपकी भाषा पर पकड़ नहीं होगी तब तक आपको बोरियत लगेगी, आपको नींद
आएगी, आपको टीचर की आवश्यकता महसूस होगी और आप विषय से नहीं कनेक्ट कर पाओगे। यहां तक कि जो आप एग्जाम भी देते हो वो भी किस में होता है, भाषा में होता है। यकीन नहीं आता तो ध्यान दे लो, जो आपने सीटेट के एग्जाम दिए, क्या कहते हो आप कि सर सीटेट में लैंग्वेज समझ में नहीं आती, सीटेट की भाषा समझ में नहीं आती। भाई क्यों नहीं आती, सीटेट तो हिंदी में आता है, कौन सा वो अंग्रेजी में आता है। और हद तो तब हो जाती है जब आप दावा करते हो आपको हिंदी आती है, और जब सीटेट में वो हिंदी में बोधगम्यता वाला जब पोर्शन आता है और वो उसमें क्या होता है, एक अपठित गद्यांश होता है और वो क्या कहता है कि इसका केंद्रीय भाव बताइए, इसके सब क्वेश्चनों के आंसर दीजिए, आप वहां भी बिगाड़ आते हो। फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपको हिंदी आती है। गलत आप भी नहीं हो, गलत सही आप भी हो। आप हिंदी आपको आती है, लेकिन जब हिंदी आती है तो सीटेट में हिंदी के पैराग्राफ क्यों बिगाड़ देते हो। जब हिंदी आती है तो सीटेट में हिंदी के क्वेश्चन क्यों बिगड़ जाते हैं। जब हिंदी आती है तो आपके कारक हो गए, समास हो गए, पर्यायवाची हो गए, ये क्यों बिगड़ जाते हैं। ये इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि आप हिंदी भाषा को नहीं जानते, आप हिंदी बोली को जानते हो। लेकिन आप भ्रम में क्या हो, आप भ्रम में ये हो कि आपको क्या आता है, आपको हिंदी आती है। जी नहीं, आपको हिंदी भाषा नहीं आती, आपको हिंदी बोली नहीं आती। इसी के चक्कर में सारी बर्बादी की जड़ बनी हुई है। क्योंकि जिसको इंग्लिश समझ में आती है और वो किताब को पढ़ रहा है इंग्लिश में, तो उसको अच्छे से क्या हो रहा है, बोधगम्यता हो रही है। इधर वो पढ़ रहा है, इधर उसके दिमाग में सेट हो रहा है। आप क्यों भूल जाते हो पढ़ने के बाद, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पाते। कनेक्ट इसलिए नहीं कर पाते, आपको हिंदी बोली आती है। बात समझ में आ रहे हो, क्योंकि कंपटीशन का जो ज्ञान है वो किसी भाषा में है, किसी तरीके से आप तक पहुंचेगा, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। भाषा आपको आती नहीं, फिर आप ज्ञान से जुड़ नहीं पाते। फिर यहां पे एक चीज की आपको आवश्यकता पड़ती है, वो होता है कौन, टीचर। वो टीचर क्या करता है, वो टीचर ये करता है कि इस ज्ञान को पहले अपनी भाषा में ग्रहण करता है, उसको एनालिसिस करता है और उसको क्या करता है, समझने के बाद आपकी भाषा में कन्वर्ट करके आपको समझाता है, आपको समझ आ जाता है। गेम समझ में आ रहा है कि टीचर उस ज्ञान को पहले ग्रहण करता है, फिर आपको आपकी भाषा में समझाता है, फिर आपको समझ में आ जाता है। अब बात समझ में आई कि आपको क्या नहीं है, हिंदी भाषा पे आपकी पकड़ नहीं है, हिंदी बोली पर है, वहां से बात बनती नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकें, आपका पढ़ाई में मन लगे, चीज़ें आप लंबे समय तक याद रखें, चीज़ों को ना भूल पाएं, तो भाई आपको भाषा में कमांड लेना पड़ेगा। और भाषा कैसे करके आपकी हेल्प करेगी, जैसे ही आप किसी भी ज्ञान को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान से जुड़ना। यानी जब आपने कोई ज्ञान पढ़ा, जैसे मैंने कहा कि ये बाग हैं गौतम नानक के, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। अब आप किसको जानते हो, गौतम को भी जानते हो, आप नानक को भी जानते हो। तो जैसे ही मैंने गौतम और नानक का नाम लिया तो आपके माइंड में गौतम की भी क्या आ गई, इमेज आ गई, और नानक देव की भी क्या आ गई, इमेज आ गई। ये बाग हैं गौतम नानक के, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, गांधी सुभाष टैगोर तिलक। अब जैसे ही मैंने कहा गांधी तो आपके दिमाग ने इमेज बनाई, किसकी, गांधी की। फिर मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस, तब आपने सुभाष की इमेज बनाई। आपने टैगोर, आपने क्या करा, गीतांजलि के राइटर कौन है, टैगोर, आपने टैगोर की इमेज बनाई। ये गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं अमन के फूल यहाँ। तो जैसे ही मैंने ये लाइन बोली और भाषा आपके दिमाग में गई और आपके दिमाग में क्या बनाया, चित्र बनाया, और चित्र बनाया, और चित्र बनाते ही पूर्व ज्ञान से जोड़ा, सुभाष चंद्र बोस, मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरीके से क्या हुआ कि आपने क्या करा, जो मैंने भाषा बोली उसको एक चित्र बनाए, अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ा और उसे हजम कर लिया, और आपको ये लाइन परमानेंट याद हो गई। अब इसी लाइन में एक शब्द और आएगा, एक व्यक्ति का नाम, जिसका आप चित्र नहीं बना पाएंगे। अब जो लोग सिख कम्युनिटी से होंगे या थोड़ा भी सिख धर्म को पढ़ा होगा तो वो तो उसका चित्र बना लेंगे। वो शब्द क्या है, ये बाग हैं गौतम नानक के, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, रंग हरा हरि सिंह नलवे से। अब यहाँ पे एक नाम आया, हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवा, रंग हरा हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से। अब यहां पे दूसरा शब्द आया, लाल बहादुर, लाल बहादुर, रंग हरा हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन का वीर जवाहर से, किसका, जवाहर से। अब यहां पे भाषा का खेल देखो कि 4 शब्द हैं, एक हरि सिंह नलवा, एक लाल बहादुर शास्त्री,
एक भगत सिंह, एक जवाहरलाल नेहरू। तो अब आपको ये तीन नाम बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि आप जवाहरलाल नेहरू को भी जानते हैं, आप भगत सिंह को भी जानते हैं, आप लाल बहादुर शास्त्री को भी जानते हैं, पर आप फंस कहाँ गए? हरि सिंह नलवे में। हरि सिंह नलवे कौन थे? ये सेनाध्यक्ष थे पंजाब के। इन्हीं के शासन में आपके सिंधु तक जो था वो क्या पहुंच गया था? सिख साम्राज्य पहुंच गया था। तो इन्होंने बहुत ज्यादा विजय करी। तो इस तरीके से जो लोग, क्योंकि जो हरि सिंह नलवा है ये इमेज नहीं आ पाई एकदम, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू की इमेज आ गई। तो ये क्यों आ गई? ये सारा खेल जो है किसका है? भाषा का है। तो भी मैं कहता हूं कि आप टीजीटी संस्कृत की तैयारी करो, आप टीजीटी हिंदी की करो, आप टीजीटी एसएसटी की करो, टीजीटी कॉमर्स की करो, जिस सब्जेक्ट की भी करो, सबसे पहले आपको क्या तैयार होना चाहिए? आपको भाषा तैयार होनी चाहिए। ये समझो जादू की तरह काम करेगी। एक तो जब आप ज्ञान का अर्जन करेंगे तब ये जादू की तरह काम करेगी। इसके बाद जब आप परीक्षा हॉल में पेपर देने जाएंगे तब ये जादू की तरह काम करेगी। ये कैसे काम करती है? सबसे पहले होता है अर्जन। अर्जन का मतलब ये होता है कि कोई भी ज्ञान आप पढ़ते हो तो उसको ग्रहण करते हो, इसे कहते हैं अर्जन। फिर होता है आपका सर्जन। सर्जन का मतलब आप उसे प्रोसेस करते हो अपने मन के अंदर। जैसे ही मैंने कहा, रंग हरा हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन का वीर जवाहर से। आपने प्रोसेस किया कि अमन में किसका हाल है, किसका है? जवाहरलाल नेहरू का योगदान है। अब जो जितनी विजय करी गई हैं, सिख साम्राज्य को बढ़ाया, वो किसमें? हरि सिंह नलवा सेनाध्यक्ष थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको अंदर ही अंदर प्रोसेस तब कर पाते हो अपने पूर्व ज्ञान से जब आपकी भाषा पकड़ होती है। और अगला होता है उपार्जन। क्या होता है? उपार्जन। उपार्जन का मतलब ये होता है कि अब आपने उसको समझ लिया, अब आप उसे उगल सकते हैं, यानी अब आप किसी और को समझा सकते हैं। टीचर भी तो यही काम करता है, क्योंकि उसकी भाषा पे पकड़ है। वो चीज़ों को पहले अर्जन करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आपके ऊपर आपको समझा देता है, सिखा देता है। तो आप लोग अगर जो आजकल की प्रमुख समस्याएं हैं कि कट ऑफ बहुत जा रही है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मेरिट बहुत उठ रही है, बच्चे बहुत अधिक हैं, सीटें बहुत कम हैं, इस चीज़ से बचना है तो आप अपनी भाषा पे कमांड बनाइए, भाषा पे ग्रिप बनाइए। मैं कहता हूं कि कुछ ईंटें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, जबकि सारे का सारा जो है बिल्डिंग उन ईंटों पे ही खड़ा होता है, वो होती है नींव। तो किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने संभलने की जो चीज़ है वो है नींव, और नींव क्या है? उसकी भाषा। तो आप भाषा पे जैसे ही कमांड बना लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जो मैंने श्रृंगार शतक की, भर्तृहरि की पंक्तियां सुनाई थी, नादान देवताओं ने सागर मंथन कर क्या पाया, वो चीज़ आपको नहीं याद हुई, आपके ऊपर से निकल गई, और जबकि वो भी इतनी कठिन नहीं है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आपको इसका अर्थ पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए उसका अर्थ क्या है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि भाषा का बहुत बड़ा खेल है। किस करने में? सबसे पहले ज्ञान को अर्जन करने में, सर्जन करने में और उपार्जन करने में। जब आप किसी ज्ञान को ग्रहण करते हो, अब यहाँ पे आप आ गए, छात्र आ गया। अब ये छात्र क्या करता है? जैसे किसी ज्ञान को लेता है तो उसके चित्र बनाता है। चित्र बनते हैं शब्दों के माध्यम से। जैसे मैंने कहा गाय तो आपको गाय दिख गई, मैंने कहा भेड़ आपको भेड़ दिख गई, मैंने कहा चिंपैंजी आपको चिंपैंजी दिख गया। अब मैंने किसी और ऐसे एनिमल का नाम ले लिया जो आपने देखा ही ना हो तो वो आपको नहीं दिखा। फिर आप क्या करते हैं? उस ज्ञान को भाषा के माध्यम से ही प्रोसेस करते हैं, यानी अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, और बाद में वो आपको हजम हो जाता है, आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो आपको नंबर 1 पे क्या चीज़ तैयार करना है? भाषा करना है। अब बात ये आई कि सर आपने कहा कि हमें किसी भी मतलब कट ऑफ में नहीं मतलब कट ऑफ से अच्छे नंबर लाने हैं, या जो भूलने वाली समस्या है उसको दूर करना है, तो उसके लिए हम अपनी भाषा सही करनी पड़ेगी। तो सर हम अपनी भाषा सही कैसे करें? किस तरीके से हम अपनी भाषा सही करें? और कई बार ऐसा होता है कि सीटेट हो गया या अन्य एग्जाम हो गए, आप वहाँ पे क्या करते हो? एक तरीके से मतलब नहीं समझ पाते। अरे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि हिंदी में जो बोधगम्यता वाला पोर्शन आता है, कौन सा आता है? बोधगम्यता वाला, कि वो पैराग्राफ देते हैं आपठित गद्यांश, उसी को आप बिगाड़ के चले जाते हो। इससे बड़ा तो और सबूत आपका कुछ हो नहीं सकता कि आप वास्तव में भाषा में कितने वीक हो। कारण तो मैंने बता ही दिया कि आपको हिंदी बोली आती है, ना कि भाषा। भाषा पे कमांड बनाना उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। तो आप क्या करें? सबसे पहले आपको अगर अपनी हिंदी भाषा अच्छी करना है तो आपको पहला काम ये करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको शब्द शक्ति समझनी पड़ेगी। शब्द शक्ति। शब्द में क्या होती है? शक्ति होती है। क्या होती है? शब्द शक्ति। ठीक है, बात यह आई कि क्या करें, कैसे करके अपनी हिंदी भाषा ठीक करें।
तो सबसे पहले आपको शब्द शक्ति समझना पड़ेगी। जो हिंदी भाषा होती है उसमें शब्द होते हैं और शब्दों में क्या होती है, शक्ति होती है। शक्ति क्या होती है, पहली क्या है, अभिधा। क्या है, अभिधा। दूसरी क्या है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो शब्द में 3 शक्तियां होती हैं। पहली होती है अभिधा, दूसरी होती है लक्षणा और तीसरी होती है व्यंजना। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूं। हिंदी भाषा में 3 तरीके की चीजें आपको मिलती हैं पढ़ने में। एक तो वो सेंटेंस होते हैं जो सीधे सीधे आपको समझ में आ जाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं अभिधा। यानी आप पढ़ोगे वो किताब आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं, अभिधा। जैसे कोई कह रहा है कि इसको काम नहीं आता, इसको काम करना नहीं आता, और चीजों को दोष दे रहा है। अगर किसी किताब में ऐसा लिखा है कि इसको काम करना नहीं आता, कोई भी वर्क करना नहीं आता, और ये दोष और चीजों को दे रहा है, तो ये बात आ जाती है अभिधा में। यानी बात को ज्यों का त्यों कहना, ये होता है अभिधा। अगर किसी पुस्तक की भाषा ऐसी होती, सरल अभिधा में होती है, तो आपको खूब अच्छे समझ में आती है। जैसे एक पुस्तक का नाम है आपकी ज्योग्राफी की है, बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, भू आकृति विज्ञान। क्या है, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसकी राइटर है अलका। तो उन्होंने उस किताब को इसी भाषा में लिखा है। किसमें लिखा है, अभिधा में। यानी जो बात वो कहना चाहती हैं या जो बात आप कहना चाहते हो उसको सीधे सीधे कह दिया, इसको कहते हैं अभिधा। ये शब्द की पहली शक्ति है। और शब्द की दूसरी शक्ति है लक्षणा, जिसमें 50% बात कही जाएगी और 50% समझ में आपको खुद ब खुद लानी है। जैसे इसी बात को मैं कहूं कि इसको काम नहीं आता और ये दोष दूसरों को देता है, अब इसको लक्षणा में कैसे कहेंगे, लगता है इसे कुछ आता नहीं, लगता है इसे कुछ आता नहीं, या ये नहीं कर पाएगा, या इससे नहीं हो पाएगा। इस तरीके की अगर हम बात कह रहे हैं कि आधी बात तो लिखी हुई है, आधी बात आपको खुद समझना है, तो इस शक्ति को कहते हैं लक्षणा। क्या कहते हैं, लक्षणा। और अगर कोई बात ऐसी कही गई है कि जो कहो कुछ लगे कुछ, तो उसे कहते हैं व्यंजना। जैसे इसमें कह सकते हैं कि नाचना ना आवे आंगन टेढ़ा, नाचना ना आवे आंगन टेढ़ा। तो व्यंजना का मतलब है ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसी भाषा में बताना जिसमें क्या होता है, कहा कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है। तो जिन किताबों की भाषा व्यंजना में होती है वही आपको चकरघन्नी बना देती हैं, और जो क्वेश्चन आपके आपठित गद्यांश में बिगड़ते हैं वो किसके होते हैं, व्यंजना के होते हैं। वो किसके होते हैं, व्यंजना के होते हैं, क्योंकि वहाँ कया कुछ जाता है, होता कुछ है, और आप लगा के कुछ आते हैं। जैसे क्या है, नाचना ना आवे आंगन टेढ़ा, ये चीज क्या है, व्यंजना है। नाचना ना आवे आंगन टेढ़ा। अगर इसका सीधा अर्थ निकालोगे तो ये निकलेगा कि उसे नाचना नहीं आ रहा, आंगन टेढ़ा। और जबकि इसका जो मेन अर्थ है वो क्या है कि किसी भी काम को वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है और दोष दे रहा है दूसरों को। तो ऐसी किताबें भी आती हैं। ऐसी किताबें जैसे मैंने बताया था भू आकृति विज्ञान की अलका की है, तो ऐसी ही किताब भू आकृति विज्ञान की सवेंद्र सिंह की है। किनकी है, सवेंद्र सिंह की, जिनकी भाषा किसमें है, व्यंजना में है, और जो आपको आसानी समझ में नहीं आती। तो जब ऐसी पुस्तकें, ऐसे नोट्स, ऐसी चीज़ें आपको उपलब्ध होती हैं, समझ में नहीं आती, तब आपको इन 3 चीज़ों पे काम करना चाहिए, अभिधा पे, लक्षणा पे और व्यंजना पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शब्द की शक्ति समझना है। दूसरा काम आपको हिंदी भाषा अच्छा करने के लिए क्या करना है, आपको उपन्यास पढ़ना है। क्या पढ़ना है, उपन्यास, जिसको नॉवेल भी कहते हैं। उपन्यास पढ़ने से फायदा, 3 फायदे आपको मिलेंगे अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आपका फोकस बनेगा। बहुत से लोगों का फोकस नहीं है आज के रील के ज़माने में, यूट्यूब के ज़माने में, जहां आप 15 सेकंड किसी को नहीं झेल पा रहे हो, 15 सेकंड में किसी को जज करके हटा दे रहे हो, तो वहां पे आदमी किताब लेके, नोट्स लेके क्या पढ़े। लेकिन अगर आप नॉवेल पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका फोकस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और दूसरा काम क्या होगा नॉवेल पढ़ने से, कि आप में बैठने की या पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। जैसे कुछ लोगों की आदत नहीं है पढ़ने की, बैठने की, तो वो आदत भी उनकी क्या बनेगी, बढ़ेगी। और तीसरा काम क्या होगा, जो शब्द हैं, जो शब्द संपदा है, यानी जो कठिन शब्द हैं जो उस उपन्यास के बीच में आते हैं, वो आप अनायास ही सीख जाओगे बिना किसी मेहनत के।
तो जब आप नॉवेल पढ़ना शुरू करोगे तो उन शब्दों को क्या करोगे, आप समझने लगोगे, सीखने लगोगे जो कठिन शब्द हैं, और उनका अर्थ अपने आप ही निकलने लगेगा। चाहे कितना ही कठिन शब्द हो, उपन्यास के अंदर है, आप उसका कॉमन सेंस से अर्थ निकाल ही लोगे। और तीसरा काम यह करना है कि जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, उसमें जो कठिन शब्द हैं उनको एक पेज पे नोट करना है और गूगल से, क्रोम से या गूगल ट्रांसलेट से उसमें डालकर आप उन शब्दों का अर्थ लिखकर, जैसे आप वर्ड मीनिंग याद करते थे इंग्लिश के पहले, वैसे ही आपको हिंदी के मीनिंग याद करना पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी हिंदी सही होगी। और तीसरा काम, चौथा काम ये करें कि पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। करना क्या है, जल्दबाजी नहीं करना है, पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करना है कतई भी। एक लाइन को भले ही 2 घंटे में पढ़ें, 1 घंटे में पढ़ें, उसको क्या करना है, आराम से पढ़ना है, उसके शब्दों का अर्थ निकालना है और उससे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। अगर ये 4 काम आप करोगे तो निश्चित मानिए, ना तो आपको पढ़ते हुए नींद आएगी, ना आपको बोरिंग महसूस होगा, ना आप पढ़ा हुआ ज्ञान भूलेंगे, और हमेशा के लिए वो आपके माइंड में बना रहेगा। जैसे मैंने कहा था, पहली पंक्ति आपको समझ में भी आ गई, आप उसका अर्थ भी निकाल लिए, और जो दूसरी पंक्ति थी भर्तृहरि की, उसका आपको अर्थ निकालने में, समझने में प्रॉब्लम आई, और बहुत से लोग उस पहली पंक्ति को तो भूल ही गए होंगे। क्या थी पहली पंक्ति? कि सागर मंथन कर देवताओं ने क्या पाया, हाँ ब्रह्मा की गुहा सुनाने कब किसको क्या दिलवाया, पाने की जो एक वस्तु मधु है, अमृत की सरिता भाग्यवान जिसने मधुरों का मधुर रस पाया। इस अस्थिर और आसान जगत में बुद्धिमान 2 अर्थ में जीता, या तो तत्व ज्ञान पर, या तो बुद्धि के बल पर तत्व ज्ञान का अमृत पिता, या मुग्धा के पीन पयोदा जगन धन का सुख पाता, और आदुर कामनी के सुलांगों को करतल से स्पर्श कर पाता। इस पूरी लाइन का जो हिंदी अर्थ है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, वरना आप ही टेंशन में रहोगे क्या अर्थ था। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब लक्ष्मी जी आई थी, यानी बहुत से रत्न निकले थे सागर से, देवताओं ने सागर मंथन किया था तो विष भी निकला था। और दूसरा इसका अर्थ ये है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति है, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, या जो भी थोड़ा सा अकल को रखता है, माइंड को रखता है, उसको 2 ही काम करना चाहिए, या तो वो विवाह कर ले और अपनी जिंदगी गुजारे, या भाई वो तत्व ज्ञान का अमृत पिए, ओनली स्टडी करे। तो उन्होंने क्या कहा है भर्तृहरि ने, आपको 2 काम करने चाहिए अगर आप बुद्धिमान हैं तो। पहला क्या करना चाहिए, आपको विवाह कर लेना चाहिए और फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने काम देखने चाहिए, या फिर भाई आप पढ़ाई लिखाई कर लो। केवल इतना सा इसका अर्थ है। लेकिन चूंकि आप जोड़ क्यों नहीं पाए, क्योंकि आपको भाषा में थोड़ी सी थी तो ये हिंदी, पर समझ में नहीं आई। अब ये तो केवल हिंदी भाषा की बात हुई, तो ये तो अब उन लोगों से पूछो जो टीजीटी उर्दू दे रहे हैं, जो टीजीटी संस्कृत दे रहे हैं, जो टीजीटी इंग्लिश दे रहे हैं, कि अगर भाई तुम्हारी भाषा कमजोर हुई तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें तो रसातल क्या तलातल में भी जगह नहीं मिलेगी। हिंदी वाला तो बेचारा चलो जिएगा क्योंकि हिंदी भाषा है, तो वो हिंदी बोली उसे थोड़ी बहुत आती है, तो वो चीज़ें कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर आप भाषा से टीजीटी दे रहे हो तो भाई आपकी ग्रिप बहुत खतरनाक होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट पर। अब पता लगा आप टीजीटी उर्दू से दे रहे हो, अब यहाँ पे पंक्ति आ गई, तो कोई ऐसी पंक्ति आ गई जो कि उर्दू में है, अब आप उसका अर्थ ही नहीं निकाल पा रहे हो, तो कैसे बात बनेगी। वहाँ पे क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कहते नहीं है लवे ईसा से चा वक्शी नीलानी हाथ में, संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। तो अब ये जो पंक्ति है, अब इसमें उर्दू के शब्द हैं, तो यहाँ पे क्या है, अन्य भाषाओं के भी शब्द ऐड करें, तो अब आपको इसका अर्थ ही नहीं पता। ये ठीक वैसे ही सिस्टम है। कुल मिला के ऑल ओवर मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे आपकी जो भी फेवरेट मूवी है, वो अगर आप दूसरी भाषा में देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। वो कब समझ आएगी, जब वो आपकी अपनी भाषा में होगी। वही हिसाब कंपटीशन का है कि कंपटीशन में स्टूडेंट की प्रॉब्लम यही है कि वो टीचरों की तरफ भाग रहा है, वो कोचिंग सेंटरों की तरफ भाग रहा है कि उसकी भाषा पे कमांड नहीं है। और जब भाषा पे कमांड नहीं है तो बेटा भटकना तो पड़ेगा ही। तो आप लोग तैयारी शुरू करिए टीजीटी की, और उसमें भाषा पे पकड़ बनाइए। और आपको टीजीटी की तैयारी करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग संबंधी या किसी भी तरीके की, आप कमेंट करके बताइए, आपकी समस्या का समाधान करा जाएगा।